वेलकम टू आवर चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। बहुत सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि हम क्वेश्चन सीरीज बनाएं। तो हम यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज ना बनाकर जस्ट क्वेश्चन आंसर्स के बनाएंगे, जहाँ हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के द्वारा, मतलब उस टॉपिक के बारे में दे सकें क्वेश्चंस के द्वारा। तो आप लोग सब इन इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो आंसर में आ रही है, उसको नोट कर लीजिए और आपको ज़रूर से ये सही आंसर तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा सहायक होगी। तो जो जो भी सिलेबस है आपका, अभी हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन ये यूजीसी नेट या फिर एमए या बीए, जहाँ पर भी ये टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड है, उन सब में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन सब के लिए आपको ये हेल्प करेगा ये क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टेस्ट पेपर 1 of English literature. Question number 1. Maya, the heroine of the famous novel of Anita Desai, Cry the Peacock, is obsessed with what? यहाँ पूछा जा रहा है कि अनीता देसाई की जो नॉवल है क्राई द पीकॉक, उनकी जो उसमें जो हीरोइन है माया, उनको किस चीज से ऑब्सेशन है, किस चीज की चिंता है, किस चीज में वो हरदम पढ़ती रहती हैं, क्या सोचती हैं, क्या है? तो इसका आंसर है शी इज ऑब्सेस्ड विद डेथ। उनको लगातार मौत का भय है, डर लगा हुआ है। ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है, इसका हमने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है, आप जरूर से उसको देखिए। माया एक जो प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जो हीरोइन है, वो एक अपनी शादी से पहले अपने फ्रेंड के साथ में एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती हैं, जिसको वहाँ एल्बिनो बोला गया है, यानी कि व्हाइट कलर का है, वो सूर्यमुखी है जिसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, उस तरह का आदमी है वो। और उसने भविष्यवाणी करी है, प्रोफेसी करी है कि माया या उसके हस्बैंड 4 साल बाद, शादी के 4 साल बाद, उनमें से किसी की भी बहुत ही नेचुरल वे में डेथ हो सकती है, या तो कोई भी कैलेमिटी ऐसी आएगी, कोई भी ऐसा हादसा होगा जिसमें या तो उनकी या उनके हस्बैंड की डेथ हो सकती है। तो तब से ही माया के मन में ये बात घुस गई है। जब से माया ने ये सुना है, तब से वो हरदम इसी बारे में सोचती है और उसको मौत का डर हर वक्त सताता है। तो ये साइकोलॉजिकल नॉवल है और इसमें जो कैरेक्टर्स के साइक में, ब्रेन में, दिमाग में जो चल रहा है, उसका राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से डिस्कस किया है, बताया है। क्वेश्चन नंबर 2. गोल्डबर्ग एंड मैकेन are characters from which play? Name the playwright also. यानी जो ये दो कैरेक्टर्स हैं, ये किस प्ले से ले गए हैं? ये हैरोल्ड पिंटर के द बर्थडे पार्टी से लिए गए हैं। बर्थडे पार्टी अगेन, ये इसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और पोस्ट मॉडर्निस्टिक थियोरी पर बेस्ड है ये, और ये पब्लिश हुआ था 1958 में। और हैरोल्ड पिंटर ने खुद ने ही इसका स्क्रीन पे भी लिखा है। अब उसकी फिल्म बनी थी 1968 में, तो उसकी जो स्क्रिप्ट होती है, जो स्क्रीन प्ले होता है, वो हैरोल्ड पिंटर ने खुद ने ही लिखा है। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल राइटर रहे हैं और इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ काफ़ी देर से मिला, 2005 में, और 2008 में ये इस दुनिया से चले गए। इनके कई प्लेस हैं जो सीधे नहीं है, मतलब जो मैंने जैसे आपको बताया कि पोस्ट मॉडर्न थियरी के हिसाब से है, यानी कि बहुत ही अनयूजुअल वे से लिखे हुए हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबसेस में इनके प्लेस मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 3. हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द वेस्टलैंड? आंसर है टायर्सियस इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस लॉन्ग एपिकल पोएम व्हिच वाज रिटन बाय टी.एस. एलियट, जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और ये जो वर्क है वेस्टलैंड, ये बहुत ही बड़ा, यानी कि एपिक जैसा पोएम है, बड़ी, और इसके 5 पार्ट्स हैं और 1922 में ये पब्लिश हुई थी। एलियट ने इसको जो टाइटल दिया द वेस्टलैंड, वो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से दिया है कि आज की जो दुनिया है, जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है, वो एक तरह से पूरी तरह से वेस्ट हो गई है, बैरन हो गई है। हमारी सारी मॉरल
वैल्यूज सब कुछ डिग्रेड हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। हमारी स्पिरिचुअल वैल्यू या जो भी हमारी एक आस्था थी गॉड में या ट्रुथ के ऊपर, वो सब खत्म हो गई है। द वेस्टलैंड के प्रोटैगनिस्ट टायरसियस हैं। टायरसियस एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिनको कुछ चीजें वरदान के रूप में मिली थी, जैसे कि प्रोफेसी और इमॉर्टैलिटी। तो वो पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। तो उन्होंने पास्ट की वेस्टलैंड भी देखी है, प्रेजेंट को भी महसूस किया है और वो फ्यूचर में भी रहेंगे। तो उनके थ्रू वेस्टलैंड में एक ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव दिया है, किस तरह से को रिलेट किया है पास्ट को प्रेजेंट से, एक तरह से मर्ज किया है कि वो पास्ट के कैरेक्टर है और उनको इतने अच्छे से पता है कि आगे क्या होगा। मतलब उन्होंने दुनिया को इतने अच्छे से देखा है, जिया है। तो जितने भी एपिसोड्स हैं उसके सूत्रधार एक तरह से टायरसियस ही है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लॉन्ग पोएम द वेस्टलैंड? देखिए, वेस्टलैंड में 5 पार्ट्स हैं और उनके नाम है द बरियल ऑफ द डेड, द गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। ये सारे नाम, जितने भी नेम्स हैं, इनके पीछे एक अलग ही रेफरेंस है। जब एलियट ने वेस्टलैंड लिखी थी और उन्होंने अपने एक फ्रेंड एजरा पाउंड को उसकी स्क्रिप्ट भेजी, तो एजरा पाउंड ने वापस कर दी, ये कहते हुए कि उनको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया। तब एलियट ने हर जो उनकी लाइन है या जो भी उनके जो फ्रेजेस हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके रेफरेंसेस दिए, तब जाके एजरा पाउंड ने उनकी इस पोएम को एडिट किया है। तो बरियल ऑफ द डेड, जो बरियल ऑफ द डेड जब बोलते हैं, जब क्रिश्चियंस में किसी की मौत हो जाती है और उसको क्रिमेशन के लिए ले जाते हैं और जो लास्ट ऑर्डर होता है वो प्रीस्ट देता है, यानी कि वो कहता है नाउ द बॉडी इज रेडी फॉर द बरियल, यानी कि अब इस बॉडी का क्रिमेशन कर सकते हैं। गेम ऑफ चेस भी एक एलिजाबेथन प्ले राइट है, उनके प्ले से के टाइटल से लिया गया है। द फायर सर्मन, जो लॉर्ड बुद्धा थे, उन्होंने जो सर्मन्स दिए थे अगेंस्ट द फायर ऑफ द पैशंस, जो पैशंस है हमारे, जो हमको बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर देते हैं, हमको पैशनेट कर देते हैं, उनके अगेंस्ट, मतलब उनको कैसे कंट्रोल में लाना है। और डेथ बाय वाटर कहा गया है कि जो फर्टिलिटी गॉड है उसको वो डुबो देते हैं हर साल, जिससे कि वो एक नया जन्म लेके आए या रीबर्थ हो। और व्हाट द थंडर सेड, इन्होंने उपनिषद और हमारे वेदास, जो ईस्टर्न फिलॉसफी है, जो हिंदू फिलॉसफी है, वहां से लिया है। जब इंद्र बहुत नाराज हो गए थे, गॉड इंद्र, द गॉड ऑफ रेन, और बहुत ज्यादा बारिश करी थी, तब श्री कृष्ण ने जो पर्वत उठाया था और जहाँ पर सब जीवों को उन्होंने बचाया था, और जब थंडर जो बोला था, उस तरह से उनका रेफरेंस लेकर उन्होंने इस पार्ट को वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स में फिट करके, यानी कि कैसे हमें ईस्टर्न फिलॉसफी से सीखना है, ये सब उन्होंने इसमें बताया है। क्वेश्चन नंबर 5, What was the business plan of Mali in the Vendor of Sweets? ये भी बहुत ही अच्छी नॉवल है, R.K. नारायण की, फिक्शन है। और यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट है वो जगन है, जिनकी एक स्वीट स्टॉल होती है, यानी कि एक शॉप होती है जहाँ पर मिठाइयाँ बनती हैं, मिलती हैं। उनका एक ही बेटा होता है माली, और जो कि विदेश पढ़ने के लिए जाता है, और वहाँ से जब वो आता है तो उसके पास एक बिजनेस प्लान होता है कि फिक्शन राइटिंग मशीन वो बनाता है, और वो चाहता है कि उसके फादर उसमें इन्वेस्ट करें, जिससे कि वो उसको इस कंट्री में लॉन्च कर सके। वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसके हिसाब से किसी को फिक्शन ना पढ़ना है ना लिखना है, लेकिन पता नहीं क्या सोच के माली इस तरह की एक मशीन बनाता है कि जिसमें प्लॉट्स होते हैं। आपको अगर सैड प्लॉट चाहिए, इमोशनल चाहिए, हैप्पी चाहिए, कॉमेडी चाहिए, ट्रेजेडी चाहिए, तो उस तरह के प्लॉट्स निकल कर आएंगे, अपने आप बनेंगे, और घर घर में ये मशीन होनी चाहिए। बहुत ही रेडिकुलस इसका बिजनेस प्लान है, जो जगन को बिल्कुल पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, Happiness is the occasional episode of in the general drama of pain.
ये किस नॉवल में है और किसने कहा है? ये एलिजाबेथ जेन ने कहा है। थॉमस हार्डी की बहुत ही फेमस नॉवल है मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज। मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज में एक कैरेक्टर होता है हेनचर्ड, उसको हेनकर्ड भी बोलते हैं, और उनकी जो डॉटर है एलिजाबेथ जेन, वो इस चीज़ को बोलती हैं कि जो ये खुशियाँ हैं ये बहुत कम समय के लिए हैं, जो हमारी जनरल लाइफ है वो तो पूरी तरह से पेन में डूबी हुई है। यानी हमारी जिंदगी का अधिकतर जो हिस्सा है वो पेनफुल है और बहुत कम उसमें खुशियाँ हैं। ये एक फिलोसफिकल थॉट है जो हार्डी ने अपने इस कैरेक्टर द्वारा एक्सप्रेस किया है। हार्डी एक तरह से ट्रैजिक नॉवेल्स लिखी हैं उन्होंने, और ट्रैजिक ही नहीं है, वो रियलिटी पे बेस्ड है। और उनका कहना है कि हमारी जो लाइफ है वो ऐसा नहीं है कि हम जो चाहें वही होगा, नहीं, जो जो फेट चाहता है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। तो इसमें ऐसा ही एक और फ्रेज है कि वी आर द पपेट्स इन द हैंड ऑफ फेट, यानी कि हम जो विल से, जो इच्छा से करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि हम कर पाए। तो इस तरह की फिलॉसफी हार्डी ने अपने ज्यादातर नॉवेल्स में व्यक्त करी है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द प्रोफेसी ऑफ द थ्री विचेस इन मैकबेथ? देखिए, मैकबेथ शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ एक ट्रैजिक प्ले है जिसका जो फ्लॉ है वो है ओवर एम्बिशन। तो मैकबेथ और उनका फ्रेंड बैंको दोनों नाइट्स हैं और ग्लैमस पर विजय पाकर आ रहे हैं, और उनको 3 विचेस मिलती हैं। विचेस माने जादूगरनियाँ। तो वो तीनों एक भविष्यवाणी करती हैं, तीनों ही मैकबेथ के बारे में कुछ ना कुछ बोलती हैं। पहली वाली विच बोलती है थाने ऑफ ग्लैमस, क्योंकि वो लड़कर आ रहे हैं, विजय पाकर आ रहे हैं, तो उनको भी, मतलब मैकबेथ को वहाँ का थाने माने हेड बना दिया जाता है ग्लैमस का। दूसरी विच कहती है कि थाने ऑफ काउडोर, और तीसरी कहती है कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो देखिए, थाने ऑफ काउडोर भी उनको बना दिया जाता है क्योंकि काउडोर का जो थाने होता है वो जो स्कॉटलैंड का किंग है डंकन, उनके अगेंस्ट प्लॉट कर रहा था, तो उसका प्लॉट पकड़ा जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, मतलब उसको तो बंदी बना लिया जाता है, और मैकबेथ को थाने ऑफ काउडोर बना दिया जाता है। और बहुत जल्दी ही जैसे स्टोरी आगे चलती है तो मैकबेथ डंकन को मारकर किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बन जाते हैं। देखिए, हमने सबके डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ बोल रहे हैं, तो आप प्लीज हर वीडियो को देखिए। जो भी वीडियो आपको फाइंड करना है, आप जरूर से ऐसे उसका टाइटल लिखिए और लिख दीजिए माई सुपर बाइट्स, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विचेस से टू बैंको? अब जब विचेस ने भविष्यवाणी मैकबेथ के लिए करी, तो बैंको को भी लगा कि भाई उसके लिए भी कुछ बोला जाना चाहिए, तो वो विचेस से पूछता है कि मेरे लिए क्या है आपके पास में? तो विचेस बोलती हैं कि देखो, तुम तो किंग विंग नहीं बनोगे, पर तुम्हारे जो आने वाली संतानें हैं, जो आप, उनमें से कोई किंग बन सकता है, मतलब ही विल बिगेट किंग। जब मैकबेथ को पता चला कि बैंको के जो बच्चे हैं या आने वाली जो संतानें हैं उनमें से कोई किंग बन सकता है, तो मैकबेथ को चिंता हो गई और उसने बैंको को मरवा दिया। देखिए, मैकबेथ की जो एम्बिशन है वो इतनी ज्यादा उसको हवा मिलती है कि वो वन आफ्टर द अदर मर्डर करने लग जाता है अपने आप को किंग रखने के लिए, मतलब बनाए रखने के लिए। यानी उसकी ओवर एम्बिशन उसकी ही लाइफ की ट्रेजेडी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कमला दास एंड हर नेम व्हेन कन्वर्टेड टू मुस्लिम? इसका आंसर है माधवी कुट्टी। ये एक केरला की राइटर है, इंडो एंग्लियन राइटिंग में आती हैं, और इनका जो नाम है वो माधवी कुट्टी था, फिर इन्होंने कमला रखा, कमला दास, और फिर इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया और इनका नाम पड़ गया सुरैया। तो इस तरह से इनके नाम बदलते रहे हैं। इनकी एक पोएम आपके कोर्स में है, द डांस ऑफ द यूनिक, वो भी आप जरूर से देखिए, हमने उसका वीडियो बनाया हुआ है। When was As You Like It published? As You Like It एक रोमांटिक कॉमेडी है जो शेक्सपियर ने लिखी है। ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द जो उसकी स्टोरी है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में हुई है, यानी कि जंगलों में पूरी हुई है। उसमें शुरू में वो पैलेस से शुरू होती है, लेकिन बाद में वो
फॉरेस्ट में उसकी कहानी पहुंच जाती है और ऐसा माना गया है कि ये 1599 में लिखी थी और फर्स्ट पब्लिश हुई है 1623 में, फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर। तो इस तरह से आप इसके सारी डेट्स याद कर लीजिए और शेक्सपियर की जितने भी प्लेज हैं एटलीस्ट आपको नाम कब पब्लिश हुए थे और वो किस थीम पर बेस्ड हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अभी 10 क्वेश्चंस किए हैं। हम इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने लाते रहेंगे। फिर भी आप हमारे सारे वीडियोस को देखिए, बताइए आपको कैसे लगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप हमारे किसी भी वीडियो को अगर चाहते हैं देखना तो उस वीडियो का टाइटल लिखिए, माय सुपर बाइट्स लिखिए, तो आपको वो आपकी सर्च में मिल जाएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, जल्दी ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।